मेरे सभी विद्यार्थियों और मित्रों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है पाचन क्या चीज़ होता है। तो हम भोजन में रोटी, चावल, आलू, दाल, अंडा, मांस, दूध, घी, तेल खाते हैं। ये सभी माइक्रो मालिक्यूल्स कहलाते हैं। माइक्रो मालिक्यूल्स का मतलब ये मालिक्यूल साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और बहुत छोटे छोटे मालिक्यूल्स से मिल करके बने होते हैं। जैसे कि रोटी, चावल, आलू, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इसका जो माइक्रो मालिक्यूल है वह है स्टार्च। यह स्टार्च ग्लूकोज के लगभग 2000 मालिक्यूल्स से मिल करके बना हुआ है। ये ग्लूकोज मोनोमर कहलाएगा और यह स्टार्च पॉलीमर कहलाएगा। तो स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया जाना यह कहलाता है डाइजेशन। तो जब स्टार्च को तोड़ा जाता है, स्टार्च सबसे पहले सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज में टूटता है, जो कि डायामर है। मतलब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मालिक्यूल्स होते हैं। इसको कहते हैं डायामर्स। और सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज टूट करके बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्या है? मोनोमर्स हैं, मतलब ये यूनिट मालिक्यूल्स होते हैं। दूसरा है दाल, अंडा, मांस, इसको कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लाखों मालिक्यूल्स मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तब प्रोटीन सबसे पहले छोटे छोटे चेन्स, जिसमें अमीनो अम्ल के 50 से लेकर के 10,000 तक के चेन होते हैं, इनको कहते हैं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड। अर्थात प्रोटीन सबसे पहले पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है और उसके बाद अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। जो घी और तेल हम खाते हैं वह कहलाता है वसा, फैट। यह जो फैट होता है यह टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो स्टार्च को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। अब यह डाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो डाइजेशन की क्रिया में सबसे पहले भोजन को हम अपने माउथ या बक्कल कैविटी में रख करके चबाते हैं। जब हम भोजन को बक्कल कैविटी में चबाते हैं, उस दौरान हमारे बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स, सब लिंगुअल जो कि जीभ में होता है, सब मैक्सिलरी जो कि लोअर जा या निचले जबड़े में होता है, और पैरोटिड जो कि कान के नीचे होता है। इनसे सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल जीभ में होता है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जीभ में होता है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जीभ में होता है, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड लोअर जबड़े या लोअर जॉ में होता है, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड लोअर जॉ में होता है, और पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड दोनों कानों के नीचे होता है। इनकी टोटल संख्या 6 अर्थात 3 पेयर्स हैं। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, उस सलाइवा में टाइलिन, एमाइलेज और माल्टोज नाम के एंजाइम्स होते हैं। और एक एंजाइम और होता है लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जबकि टाइलिन भोजन में स्टार्च को माल्टोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद से एमाइलेज और माल्टेज उसको, जो हमारे सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज थे, उनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है। यह सैलिवरी ग्लैंड से निकले हुए सलाइवा में टाइलिन, एमाइलेज, माल्टेज, यह तीनों एंजाइम स्टार्च को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जबकि लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जब हम रोटी को मुंह में रखकर थोड़ी देर चबाते हैं तो शुरुआत में रोटी का स्वाद कुछ भी महसूस नहीं होता है,
परंतु 5 मिनट के बाद, 5 मिनट चबाते रहने के बाद रोटी का स्वाद हल्का हल्का मीठा होने लगता है। हल्का हल्का मीठा क्यों होने लगता है? क्योंकि रोटी में उपस्थित स्टार्च इन तीनों एंजाइम टाइलिन, एमाइलेज और माल्टोज के प्रभाव से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्वाद होता है हल्का मीठा होता है। अर्थात रोटी को यदि हम अपने मुंह में 5 मिनट तक चबाते रहें तब उसका स्वाद हल्का सा मीठा हो जाता है। बक्कल कैविटी में जो भोजन है उस भोजन का मुश्किल से 5% का ही डाइजेशन होता है, बाकी 95% अभी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। अब बक्कल कैविटी एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। इस ईसोफेगस ट्यूब से आता है स्टोमैक में। ईसोफेगस ट्यूब में एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होता है, बक्कल कैविटी से स्टोमैक की ओर होता है। ईसोफेगस में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ईसोफेगस में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसका डायरेक्शन बक्कल कैविटी से स्टोमैक की तरफ होता है, जिससे बक्कल कैविटी में चबाया हुआ भोजन आ जाता है स्टोमैक में। स्टोमैक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। स्टोमैक की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ऑक्जेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है लगभग 3.7 होता है, अतः स्टमक के अंदर आए हुए पदार्थ का मीडियम एसिडिक हो जाता है। ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट हुए HCl के कारण स्टमक का मीडियम एसिडिक हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऑक्जेंटिक सेल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण स्टमक के अंदर का माध्यम एसिडिक हो जाता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेप्टिक सेल से एक एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है और दूसरा एंजाइम रेनिन सिक्रीट होता है। यह जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है यह एक्टिव नहीं होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम एसिडिक मीडियम में अर्थात HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यह पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यह प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा एंजाइम है रेनिन। यह रेनिन एंजाइम दूध पीते बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दूध पीते बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दूध में डिज़ॉल्व कैसिनोजेन प्रोटीन को, दूध में घुलित कैसिनोजेन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट ठोस में बदल देता है। जो रेनिन एंजाइम है वह दूध में घुलित प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिससे इसका डाइजेशन अब आसानी से हो सकता है। जैसे ही ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है फौरन पेप्सिन इसको तोड़ने का काम करने लगता है, अर्थात उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके अंदर रेनिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके अंदर रेनिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। रेनिन का मुख्य कार्य है दूध में डिज़ॉल्व प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का। स्टमक की दीवारें अपनी खुद की रक्षा करने के लिए अंदर एक म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके दीवारों को गला ना सकें, अन्यथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की दीवारों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। स्टमक में अभी जो भोजन है इस भोजन को कहते हैं काइम। यह जो काइम है अब स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्टमक का काइम सबसे पहले आता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 2 जगह से जूस आकर के मिलते हैं। पहला है बाइल जूस जो कि गाल ब्लैडर या
पित्ताशय से आता है। यह जो पित्ताशय में बाइल जूस या पित्त रस आता है वह लीवर से। लीवर के अंदर आरबीसी के विघटन से जो उत्पन्न बाइलिरुबिन होता है उस बाइलिरुबिन को लीवर बाइल जूस में परिवर्तित करके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करता रहता है। यह जो बाइल जूस होता है इसका पीएच होता है 7.6। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है उसका पीएच होता है 7.6, अर्थात यह बेसिक होता है, क्षारीय। जो बाइल जूस होता है उसका नेचर बेसिक या क्षारीय होता है और यह ड्यूडेनम में आकर गिरता है। जब यह ड्यूडेनम में बाइल जूस आकर के गिरता है तब स्टमक काइम के साथ आए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यह बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम को बदल देता है बेसिक मीडियम में। बाइल जूस काइम के एसिडिक मीडियम को बदल देता है बेसिक मीडियम में। बाइल जूस जो कि खुद क्षारीय या बेसिक है वह काइम के एसिडिक मीडियम को बदल देता है बेसिक मीडियम में। अब इसके बाद से पैंक्रियाज से स्रावित हुए पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आकर मिलता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कि आकर के ड्यूडेनम में मिलता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स या एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है और लाइपेज नाम का एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ड्यूडेनम के बाद भोजन पहुंचता है जेजुनम में। ड्यूडेनम के बाद भोजन पहुंचता है जेजुनम में। जेजुनम के स्वयं की दीवारें 5 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट करती हैं। इरेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जेजुनम में 5 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला है इरेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इरेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इरेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है और लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है। और 5वां है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम फैट को या वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करने का काम करता है। जेजुनम के बाद भोजन आता है इलियम में। इलियम की दीवारों में कुछ उंगलीनुमा उभार होते हैं। इलियम का मुख्य कार्य है जो डाइजेस्टेड फूड है अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना। इलियम का मुख्य कार्य है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना। इलियम का मुख्य कार्य है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना। इलियम की दीवारों में उंगलीनुमा उभार होते हैं जिसको कहते हैं विल्ली। इस विल्ली के कारण इसके अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। विल्ली के कारण इलियम के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन की क्रिया तेज और आसानी से होती है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाता है और यह ब्लड सभी डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। अब इसके बाद से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम और कोलोन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं
जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस या मल पदार्थ में बदलने का काम करते हैं। सीकम और कोलोन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस या मल में बदलने का काम करते हैं, और कुछ जल और मिनरल्स को सीकम और कोलोन की दीवारें एब्जॉर्ब करके शरीर के अंदर पहुंचा देती हैं। इसके बाद जो फीसिस या मल है वो पहुंचता है रेक्टम में और वहां पर रुका रहता है। जब रेक्टम भर जाता है तब हमको मल त्याग की इच्छा होती है और हम एनस के रास्ते उस फीसिस या मल पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बक्कल कैविटी से एनस तक की जो ट्यूब होती है इसको कहते हैं पाचन नली। अब हम देखेंगे कि इस पाचन नली के साथ में 3 अंग और हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। तो ये तो हो गया हमारा डाइजेशन का। अब हमारे जो 3 और अंग हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले आता है लीवर। लीवर क्या है? तो लीवर यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पैंक्रियाज दूसरे नंबर की ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और उससे छोटी ग्रंथि पैंक्रियाज। सबसे बड़ी ग्रंथि या लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और उससे छोटी ग्रंथि पैंक्रियाज है। यह लीवर का क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहला कार्य है कि यह रक्त के विखंडन के फलस्वरूप, आरबीसी के विखंडन के फलस्वरूप जो बाइलिरुबिन बनता है, उस बाइलिरुबिन को यह बाइल जूस में कन्वर्ट करके गॉल ब्लैडर में भेज देता है। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम है कि शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में एमिनो एसिड के उपापचय या ऑक्सीडेशन, एमिनो एसिड के उपापचय या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एक बहुत ही विषैला पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। लीवर का काम क्या है कि प्रोटीन के या एमिनो एसिड के उपापचय या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप पैदा हुए एमिनो एसिड को अमोनिया को, विषैले अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। फिर उसके बाद से इसका दूसरा काम क्या है? हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूरे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह 1 चम्मच होता है। यदि हम पूरे ब्लड को अच्छे से छान करके ग्लूकोज को निकालें तब वह ग्लूकोज 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होता है। अब जब हम भोजन खाते हैं, भोजन के फलस्वरूप जब यहाँ से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में पहुँचता है तब अचानक से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लीवर उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर लेता है। लीवर ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब जैसे जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, शरीर की सारी कोशिकाएं ग्लूकोज को ब्लड से अपने अंदर लेती रहती हैं और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है। तब लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन इकट्ठा था, स्टोर था, अब यह स्टोर्ड ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा? यह स्टोर्ड ग्लाइकोजन बदल जाएगा ग्लूकोज में और यह ब्लड में ग्लूकोज देता रहेगा। अर्थात लीवर ग्लूकोज बैंक की तरह काम करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उस ग्लाइकोजन को बदल देता है ग्लूकोज में। इस प्रकार से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहती है। फिर इसके बाद से कहता है कि यह जो है कभी कभी प्रोटीन को स्टार्च में बदल देता है, कभी कभी जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। तो ये तो छोटी बातें हैं। फिर इसके बाद से आता है लीवर में 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। लीवर में 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन
और दूसरा प्रोटीन है हिपैरिन। यह जो फाइब्रिनोजेन है यह ब्लड को क्लॉट कराता है, ब्लड का थक्का बनाने का काम करता है, और हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। अर्थात फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्लॉट यानी कि जमाने का काम करता है और हिपैरिन ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है, जब वहाँ रक्त निकलने लगता है, तब वहाँ पर रक्त को रोकने के लिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड को क्लॉट बना करके ब्लड को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। और शरीर के अंदर ब्लड जमे ना, क्योंकि शरीर के अंदर अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो हिपैरिन शरीर के अंदर काम करता है, और शरीर के बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। जबकि फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, फाइब्रिनोजेन का काम है जब भी हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब वहाँ पर ब्लड को जमा करके ब्लड के फ्लो को रोकने का काम करता है। फाइब्रिनोजेन शरीर के बाहर काम करता है और हिपैरिन शरीर के अंदर काम करता है। फाइब्रिनोजेन शरीर के बाहर ब्लड को बनाने का काम करता है, और हिपैरिन शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग न हो तो उसको रोकने का काम करता है। सीकम से सटा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम से सटा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि घास के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, यह सभी जो घास खाते हैं, तो घास के साथ आए हुए घास की कोशिकाओं के कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में पाए जाने वाले सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर पाए जाने वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया करते हैं। मनुष्य के अंदर सेलुलोज को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः मनुष्य में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता है और वह वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग के रूप में पड़ा रहता है। सीकम से सटा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका काम होता है सेलुलोज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की सहायता से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का, परंतु मनुष्य के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मनुष्य के अंदर यह अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़ा रहता है। फिर आता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या चीज़ होता है, तो यह नाशपाती के आकार का लीवर से सटा हुआ एक अंग होता है जिसके अंदर बाइल जूस इकट्ठा होता रहता है, और जब भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है तब यहाँ से यह रिफ्लेक्स एक्शन मतलब उत्तेजित हो जाता है, और रिफ्लेक्स एक्शन के कारण या उत्तेजित होने के कारण इसमें से बाइल जूस निकल करके ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। कभी कभी गाल ब्लैडर और ड्यूडेनम के बीच में ये जो ट्यूब है, यह ट्यूब ब्लॉक कर जाता है, जाम हो जाता है। जब यह ट्यूब जाम हो जाता है तब बाइलिरुबिन जो लीवर है वह बाइलिरुबिन को अलग नहीं कर पाता है। बाइलिरुबिन का कलर येलोइश होता है, इसलिए बाइल जूस का भी कलर येलो होगा। तो लीवर जब बाइलिरुबिन को छान करके अलग नहीं कर पाता है तब यह बाइलिरुबिन ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में ही रह जाता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है, लेकिन बाइलिरुबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का कलर पीला होने लगता है, और जब ब्लड का कलर पीला होने लगता है तब इस प्रकार के बीमारी को कहते हैं पीलिया या जॉन्डिस। तो पीलिया या जॉन्डिस में किसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, बाइलिरुबिन की। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर ब्लड से बाइलिरुबिन को अलग करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि जो बाइल डक्ट है यह बाइल डक्ट जाम हो जाता है, जिस कारण से जो बाइल जूस है वह आगे नहीं जा पाता है। अतः इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया। ये जो बाइल जूस होता है इसका pH 7.6 या 7.7 होता है, अर्थात यह बेसिक होता है। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है सबसे पहले कि कायम के एसिडिक मीडियम को बदल करके बेसिक कर देना, ताकि पैंक्रियाटिक जूस के तीनों एंजाइम्स यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकें। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है
कि जो हमारा फैट होता है, घी या तेल, यह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके डाइजेशन आसानी से हो सके तो यह बाइल जूस उसका इमल्सिफिकेशन करता है। किसका? फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि हाथ में 2 बूंद तेल ले लीजिए और 2 बूंद पानी ले लीजिए और उसको इस तरीके से मिलाइए, तो मिलाने पर एक ग्रीस की तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी ग्रीस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो बाइल जूस का काम क्या है? जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन करना, ताकि उसका डाइजेशन आसानी से हो सके। साथ ही साथ बाइल जूस का एक और काम है, यह विटामिन के और फैट में घुले हुए अन्य विटामिनों के एब्जॉर्प्शन में भी सहायता करता है। बाइल जूस का एक और काम है, यह विटामिन के और फैट में घुलनशील विटामिनों को एब्जॉर्प्शन करने में सहायता करता है। अब इसके बाद से अगला आता है पैंक्रियाज। यह जो पैंक्रियाज है, यह पैंक्रियाज अपने अंदर से एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। पैंक्रियाज अपने अंदर से एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। जो एंजाइम का सिक्रीशन करता है वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंचता है। जो एंजाइम्स होते हैं वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से किसी ऑर्गन में इंटर करते हैं, और जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो सीधे ब्लड में मिला दिया जाता है। तो पैंक्रियाज में 2 प्रकार के केमिकल्स का सिक्रीशन हो रहा है, एक एंजाइम और एक हार्मोन्स। एक जो है एंजाइम और दूसरा हार्मोन्स। एंजाइम वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। एंजाइम का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन्स के सिक्रीशन करने वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन। अर्थात जो पैंक्रियाज है ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब हो गया कि इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के पार्ट होते हैं। जो एक्सोक्राइन होता है वह एंजाइम का सिक्रीशन करता है और वह एक ट्यूब से किसी खास पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंच जाता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वह अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और ये हार्मोन्स सीधे ब्लड में मिला दिए जाते हैं। वह ट्यूब, उसके अंदर ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। अर्थात जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम सिक्रीट होते हैं और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो इसके एक्सोक्राइन पार्ट से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये तो हो चुका था। अब इसके बाद से आता है कि इसका जो एंडोक्राइनिक पार्ट है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो इसके एंडोक्राइनिक पार्ट में मुख्य रूप से एक जगह होता है, पैंक्रियास के अंदर एक जगह होता है जिसको कहते हैं लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस, लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है जब प्रश्न पूछ देता है लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि यह किसी समुद्र में पाया जाएगा, लेकिन नहीं। लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं पैंक्रियास के अंदर। लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं पैंक्रियास के अंदर। लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियास के अंदर। आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं? पैंक्रियास के अंदर। तो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस या लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ अपने अंदर से 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। जो आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और गामा सेल्स। बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन्स सिक्रीट होता है। बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन नामक और गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। मतलब पैंक्रियास के एंडोक्राइनिक पार्ट से 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उसके बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन और गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन। लैगरहैंस के, आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस के
अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टैटिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, यह इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करा देना। इंसुलिन का मुख्य कार्य है ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा करके लीवर में स्टोर करा देना। अल्फा सेल से सिक्रीट हुए ग्लूकागॉन का काम है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ब्लड में मिला देता है। अर्थात यह दोनों ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। अब आता है कि यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, यदि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तब ब्लड में से पर्याप्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़, शुगर का रोग। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार के बीमारी को कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर। और जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी और इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तब ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाती है और इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है तब जनन क्षमता कम हो जाती है और दृष्टि ज्ञान भी कम होने लगता है। और इसके बाद से है सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन जो इलियम में भोजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इस एब्जॉर्प्शन की क्रिया को थोड़े लंबे समय के लिए कर देता है, जिससे आसानी से और पूरे भोजन का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये हमारा हो गया टोटल डाइजेशन। इसको मोबाइल में एक बार देख लीजिए, फिर लूसेंट बुक से पढ़ लीजिए, फिर मोबाइल में इसको ध्यान से सुनते रहिए। बार बार स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार स्क्रीन देखने से आँखों के ऊपर असर पड़ता है। तो एक बार पहले इसको समझ लीजिए, फिर लूसेंट बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद से इसके केवल वॉइस को सुनिए, बार बार सुनिए। जितनी बार सुनेंगे उतनी ही अच्छे से आपको इसके सारे कंटेंट याद हो जाएंगे। आज के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त। अब बाकी अगले लेक्चर में कुछ और देखा जाएगा।